Now let us see conversion of interstate cooperative society into company, प्रोड्यूसर कंपनी। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि बेसिकली ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही है, और इसलिए जो पुराने इंटरस्टेट कोऑपरेटिव्स है ऑलरेडी रजिस्टर्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर, उनको भी एक ऑप्शन दिया गया है कि दे कैन ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोड्यूसर कंपनी। तो उसके लिए उनको क्या क्या करने का है, लेट्स सी। तो लिखा है कि इंटरस्टेट सोसाइटी मीन्स सोसाइटी विच हैव ऑब्जेक्ट्स नॉट लिमिटेड टू वन स्टेट, यानी जिनके ऑब्जेक्ट्स 2-4 स्टेट के अंदर है, कम से कम 2 स्टेट के अंदर, उनको हम इंटरस्टेट कोऑपरेटिव कहते हैं। एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोड्यूसर कंपनी। कन्वर्शन इज ऑप्शनल, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक इंटरस्टेट को कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, ये ऑप्शनल है, आप हो सकते हो। एंड रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म बाय प्रोड्यूसर्स कैन बी कन्वर्टेड इफ इट हैज एक्सटेंडेड इट्स ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द स्टेट, यानी कि अगर एक सोसाइटी है जिसका अभी ऑब्जेक्ट एक ही स्टेट के अंदर है तो वो तो कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो अगर उनको कन्वर्ट होना है तो पहले क्या करना होगा, दे विल हैव टू एक्सटेंड देयर ऑब्जेक्ट्स टू मोर देन वन स्टेट, देन दे कैन बिकम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एंड देन दे कैन कन्वर्ट इनटू अ प्रोड्यूसर कंपनी। अब प्रोसीजर क्या है देखो, तो वहां लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन द इंटरस्टेट सोसाइटी शुड मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी with the following documents. Number 1, copy of special resolution of not less than 2/3 of total members of interstate cooperative society. तो जो interstate cooperative है वो पहले एक special resolution पास करेगी with 2/3 majority. अपने कंपनीज एक्ट में स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 75% मेजॉरिटी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है उसके अंदर 2/3 लगता है, 66.66% votes should be in favor of the resolution. Then a statement showing names and addresses or the occupation of the directors and chief executive, जो directors है interstate cooperative society के और जो chief executive था वहाँ का, उनके नाम, address, occupations वगैरह, and they will continue as the first directors of the producer company. Then list of members of such interstate cooperative society, पूरा मेंबर्स का एक लिस्ट रहेगा. Then statement that the interstate cooperative society engaged in any one or more of the objects specified in 581B. अगर ये वाले ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तो फिर वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे ऑब्जेक्ट्स. Then a declaration by at least 2 directors of the interstate cooperative society certifying that particulars given are correct. तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने के. Then ROC will issue the certificate of incorporation on compliance of the formalities within 30 days. 30 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा. फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे देखो. Each member of the interstate society shall become a shareholder of the producer company. जो वहां के मेंबर्स थे वो यहां शेयर होल्डर्स बन जाएंगे. Then capital of the society will become capital of producer company. The assets and liabilities of the society will now vest. Vest means owned by the producer company. The organization managed by the society shall be managed by producer company. जितने organizations उसके थे जिसको मैनेज करता था वो अब प्रोड्यूसर कंपनी मैनेज करेगी. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बिजनेसेस, सो ऑल दीज बिजनेसेस विल नाउ बी मैनेज्ड बाय द प्रोड्यूसर कंपनी. Then all pending suits, arbitrations, appeals or legal proceeding by or against the society will continue in the name of producer company. जितने legal obligations थे वो सब continue रहेंगे. Then concessions granted, ये एक बड़ा important point. Concessions granted to the society shall be deemed to have been granted to producer company. ये क्या है कि गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं ना, फिजिकल बेनिफिट्स, एडवांटेजेस विच आर गिवन टू प्रोड्यूसर कंपनीज, वो सारे जो फिजिकल बेनिफिट्स है और बाकी बेनिफिट्स है जो अलग अलग लॉ के अंदर उनको दिए गए थे वो सब कंटिन्यू रहेंगे. देन डायरेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी शैल बिकम द डायरेक्टर्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी. ये फर्स्ट डायरेक्टर्स कंटिन्यू रहेंगे, वही रहेंगे सेम. Then directors, chairman, managing director is not entitled for loss of office due to registration of society as a producer company.
ये लॉस ऑफ ऑफिस और प्रॉफिट का जो सेक्शन है ना, कि अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर को भगा देंगे, निकाल देंगे, तो फिर उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है लॉस ऑफ ऑफिस के लिए, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। क्योंकि क्या कहा है कि जो डायरेक्टर्स वहां थे वो यहाँ कंटिन्यू रहेंगे। अब एक डायरेक्टर कहता है मेरे को कंटिन्यू नहीं रहने का है, आई डोंट वांट टू बिकम डायरेक्टर ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, तो जाओ, किसने रोका है तुमको? मगर तुम कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तुमको नहीं भगाया, हमने तो कहा यू विल बिकम डायरेक्टर, यू डोंट वांट टू बिकम डायरेक्टर, यू गो। देन एम्प्लॉइज ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के जितने एम्प्लॉइज है, स्टाफ, वो सब बन जाएंगे एम्प्लॉइज ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी, बट सच ट्रांसफर शैल नॉट एंटाइटल देम फॉर कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। इनको भी सेम है, तो एम्प्लॉइज को भी कोई कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। एंड एम्प्लॉइज नॉट ऑप्टिंग टू ट्रांसफर टू प्रोड्यूसर कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव रिजाइन्ड फ्रॉम देयर सर्विसेज। सिंपल। हम तो कह रहे थे कि तुमको वहां एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अब तुम अगर नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो, दैट इज योर रेजिग्नेशन एंड देयरफॉर यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कॉम्पनसेशन। हाँ, ग्रेचुइटी वगैरह मिलेगा उनको, लेकिन जो लॉस ऑफ ऑफिस का कॉम्पनसेशन होता है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, वो क्लेम नहीं कर सकते। बाकी प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स उनके हैं जो कि नॉर्मली रेजिग्नेशन पे भी मिलते हैं, ग्रेचुइटी मिलता है रेजिग्नेशन पे, वो उनको मिलेगा। एंड रिटायर्ड एम्प्लॉइज ऑफ द सोसाइटी शैल कंटिन्यू टू एंजॉय द सेम बेनिफिट्स, यानी कि पेंशनरी बेनिफिट्स जो होते हैं तो वो भी उनको कंटिन्यू रहेंगे। तो अभी तक सोसाइटी उनको पेंशन दे रहा था, अब प्रोड्यूसर कंपनी उनको पेंशन देगा। फिर उसका रिवर्स एक सेक्शन है, रिकन्वर्जन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी इनटू इंटरस्टेट कोऑपरेटिव। अब ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम आए थे कि सोच के कि यहां बहुत बेनिफिट्स होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं, तो हम रिकन्वर्ट होना चाहते हैं। तो वो हो सकते हैं क्या? तो वो भी यस है, आंसर इज यस। तो उसमें क्या करना होगा, लेट्स सी। तो वहां लिखा है प्रोड्यूसर कंपनी विच वॉज अर्लियर एन इंटरस्टेट कोऑपरेटिव कैन रिकन्वर्ट इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमने प्रोड्यूसर कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, वो इंटरस्टेट कोऑपरेटिव में कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ वो जो पहले इंटरस्टेट कोऑपरेटिव थी, फिर उसको हमने कंपनी में कन्वर्ट किया, वो वापस से कन्वर्ट, जिसको हम रिकन्वर्जन कहेंगे, वो हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या फंडास है, तो देखो, तो वहां लिखा है कि रेजोल्यूशन हैज टू बी पास इन जनरल मीटिंग बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और ऑन रिक्वेस्ट बाय इट्स क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ द टोटल क्रेडिटर्स। तो मेंबर्स 2/3 रेजोल्यूशन पास करेंगे, क्रेडिटर्स 3/4 मेजॉरिटी में पास करेंगे। देन एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट डायरेक्ट्स टू होल्ड द मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन करेंगे, फिर हाई कोर्ट कॉल करेगा मीटिंग्स, फिर मीटिंग में ये दोनों जो रेजोल्यूशन है वो हम पास करेंगे। तो वहां लिखा है कि इफ द मेजॉरिटी इन नंबर रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, तो देखो यहां लिखा था ना क्रेडिटर्स, तो इसमें क्या है 3/4 इन वैल्यू और मेजॉरिटी नंबर, दोनों चीज कंबाइन होनी चाहिए। मेजॉरिटी इन नंबर रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपके अगर 1000 क्रेडिटर्स है, 1000 क्रेडिटर्स है, तो उसमें से 501 ने फेवर में वोट करना चाहिए, और जो वोट फेवर में करेंगे 501 से लेके 1000 के बीच में जितने भी करेंगे, उनके पास वैल्यू वाइज क्रेडिटर्स का टोटल जो बैलेंस है उसमें से 3/4 उनके पास होना चाहिए। और मेंबर्स सिमिलरली as the case may be present and voting in person at the meeting agree for reconversion, present in person, ये सब हमने पढ़े थे, याद है आपको आईपीसीसी में, प्रेजेंट इन पर्सन, प्रेजेंट बाय प्रॉक्सी अलग अलग होते हैं, तो यहां बोला है प्रेजेंट इन पर्सन। इफ सैंक्शन बाय द हाई कोर्ट, तो पहले ये लोग वोट कर लेंगे, फिर सैंक्शनिंग जाएगा हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट बाद में उसको सैंक्शन करेगा। बी बाइंडिंग on all the members and all the creditors as the case may be, and also on the company which is being so reconverted। तो एक कंपनी के ऊपर भी बाइंडिंग रहेगा, एक बार आपने रेजोल्यूशंस पास कर दिए और उसके बाद हाई कोर्ट ने सैंक्शन दे दिया, तो फिर क्या होगा, इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स
यानी जो लोगों ने फेवर में वोट नहीं किया था उनके ऊपर भी बाइंडिंग है, जो क्रेडिटर्स ने फेवर में वोट नहीं किया था उनके ऊपर भी बाइंडिंग है, सबके ऊपर बाइंडिंग है। लेकिन कोर्ट के लिए लिखा है कि सैंक्शन देने के पहले वो देखेगा कि सारा मटेरियल फैक्ट्स उसको डिस्क्लोज किया गया है कि नहीं। सो इफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड, द कोर्ट विल सैंक्शन द स्कीम। Then certified copy of the court order is to be filed with ROC. After sanction by the court, the producer company shall within 6 months make an application for registration with the registrar of multi-state cooperative societies or the cooperative society as the case may be. तो फिर आपको जाना पड़ेगा, यहां से आप निकल लिए, अब कहां जाएंगे? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाके एप्लीकेशन करेंगे, वहां के रजिस्ट्रार के पास 6 मंथ्स के अंदर करने का है। Thereafter, it shall file a report to the High Court and the ROC and the Registrar of Companies and the Registrar of Multi-State Cooperative Society or the Registrar of Societies. Registrar of Societies यानी स्टेट वाला, अगर आपको स्टेट में रजिस्टर होना है, और ये मल्टी स्टेट यानी सेंट्रल वाला। 2 एक्ट्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था। दूसरा से रिकन्वर्शन हो जाएगा। फिर यहां से चलते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर। ये भी इंटरेस्टिंग है और इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो 2 सिंपल पॉइंट है, कन्वर्शन एंड रिकन्वर्शन, शॉर्ट नोट आता है 4 मार्क का। फिर आगे देखो, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्रोड्यूसर कंपनी शैल हैव मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। अंडरलाइन कर लो, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स रहेंगे। Maximum number of directors can exceed more than 15 if the interstate cooperative society is incorporated as a producer company and the earlier cooperative had more than 15 directors. अब भी हमने देखा कि अगर एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कन्वर्ट होती है प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर, तो उसके सारे डायरेक्टर्स यहां डायरेक्टर्स बन जाते हैं। अब अगर ऐसा हो कि वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के पास 17 डायरेक्टर्स थे, 17, और वो कन्वर्ट हुई प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर, यहां लिमिट 15 की है, तो फिर क्या करेंगे? 2 को भगा देंगे? नो, लॉ कहता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि मल्टी स्टेट को हमने कन्वर्ट किया प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर और उनके पास 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब के सब यहां पे बनेंगे। मींस द नंबर कैन इवन एक्सीड 50। लेकिन फिर वहां लिखा है कि इमीडिएटली तो उनको नहीं भगा देना, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आपको ये नंबर को कम करना होगा, 1 साल के अंदर। तो फिर क्या होगा कि जब वैसे भी रोटेशनल डायरेक्टर्स रहते हैं, तो नेक्स्ट ये 1 साल के अंदर रोटेशन आएगा, तो जब रोटेशन आएगा और कुछ डायरेक्टर्स कम होंगे, तो फिर अपन वहां रेजोल्यूशन पास कर देंगे कि वी आर नॉट गोइंग टू फिल अप दीज वैकेंसीज, तो फिर अपने टोटल नंबर कम हो जाएंगे। तो ये 1 साल के अंदर आपको अचीव कर लेना है, 15 के नीचे लाना है। और जो नई कंपनी बनती है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्रोड्यूसर कंपनी, तो उनमें लिमिट रहेगी 5 से लेके 15 तक। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स देखो कौन है? द मेंबर्स हु साइन द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स एक्ट एज फर्स्ट डायरेक्टर्स until the directors are appointed in accordance with the provisions of this section. तो फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन रहेंगे? जिन्होंने मेमोरेंडम को साइन किया है, इंडिविजुअल्स जिन्होंने साइन किया है। प्रोड्यूसर कंपनी अगर सिग्नेटरी है तो वो डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर सिर्फ इंडिविजुअल हो सकता है। तो इसलिए जो इंडिविजुअल्स ने साइन किया था मेमोरेंडम, वो रहेंगे फर्स्ट डायरेक्टर्स। फिर क्या होगा कि 90 दिन के अंदर all directors are elected within a period of 90 days of the registration of the producer company. तो अब 90 दिन के अंदर अपने को मीटिंग होल्ड करनी है और उस मीटिंग में फिर अपन डायरेक्टर्स को इलेक्शन से अपॉइंट करेंगे। इलेक्शन यानी रेजोल्यूशंस पास करके जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन वही है, इंटरस्टेट का कन्वर्जन। इंटरस्टेट अगर कन्वर्ट हुई है इनटू प्रोड्यूसर कंपनी, तो वहां पे 90 दिन के अंदर मीटिंग होल्ड करने की जरूरत नहीं है, वहां 1 साल का टाइम है, 365 डेज का टाइम टू अपॉइंट डायरेक्टर्स। तो जो रजिस्टर्ड वाली कंपनी है,
फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनको 90 डेज के अंदर करना है, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव यानी कि इंटरस्टेट जो कन्वर्ट हुई है उनको 365 दिन का टाइम, तब तक जो वो पुराने डायरेक्टर्स थे वहां के वो कंटिन्यू रहेंगे. Then directors are appointed for a period from 1 year to 5 years as may be specified in the articles. इनका जो टेन्योर रहेगा वो 1 साल से लेके 5 साल तक रह सकता है. And retiring directors are eligible for reappointment. तो अगर हमने इनको 3 साल के लिए किया, 3 साल बाद वो रिटायर होगा तो उसको हम रीअपॉइंट कर सकते हैं या किसी और को कर सकते हैं. And directors are appointed by the members at AGM. AGM में इनका अपॉइंटमेंट होगा except the first directors. First directors are appointed as per the articles या मेमोरेंडम के जो सिग्नेटरीज है तो वो फर्स्ट है, बाकी सब AGM में अपॉइंट होंगे. Then appointment of expert director and additional director. अब ये यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट जो नॉर्मल कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं है, इनको कहते हैं एक्सपर्ट डायरेक्टर. क्योंकि देखो फिर से अपन उसके फंडामेंटल्स पे चलते हैं. प्रोड्यूसर कंपनी का फंडामेंटल क्या है? बिजनेस ऑफ स्मॉल फार्मर्स विच इज सपोर्टेड बाय द प्रोड्यूसर कंपनी. तो अब इतने सारे फार्मर लोग हैं और ये सब मेंबर बने हैं हमारे प्रोड्यूसर कंपनी के, तो ये आपस में किसी को डायरेक्टर भी अपॉइंट करेंगे. तो इन लोगों के पास एक्सपर्ट नॉलेज उस फील्ड का शायद ना हो. जैसे फार्मर्स है, अब उन्होंने एक प्रोड्यूसर कंपनी जो बना ली फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड डिफरेंट थिंग्स, बड़े स्केल पे काम करना है. तो उस बड़े स्केल पे काम करने का मैनेजरियल एक्सपीरियंस जो चाहिए वो इनके पास नहीं है. हाँ, फार्मिंग का एक्सपीरियंस सबके पास, दे कैन प्रोड्यूस वेरी गुड प्रोड्यूस, बट हाउ टू मार्केट दे लैक दैट नॉलेज. तो इसके लिए तो वो बना रहे प्रोड्यूसर कंपनी को, और वही लोग अगर बन जाएंगे तो उनको कोई मालूम ही नहीं होगा बिजनेस कैसे होगा. तो इसलिए वो क्या करेंगे, एक आध IIM के बंदे को, मार्केटिंग एक्सपर्ट को उठा के लगाएंगे, उसको बिठाएंगे एज एन एक्सपर्ट डायरेक्टर, तो उसको इलेक्ट करके अपॉइंट करेंगे. तो वो एक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टर जिसका एक्सपर्ट नॉलेज होता है उसको हम बाहर से बुला के अपॉइंट करेंगे. यानी वो अपने फार्मर्स में से नहीं है लेकिन बाहर से बुला के उसको अपॉइंट किया जाएगा. तो उसमें देखो कैसे लिखा है, द बोर्ड में, तो ये बोर्ड के पास पावर है. को-ऑप्ट, इसको को-ऑप्शन कहते हैं. को-ऑप्ट यानी एक एडिशनल को लाके अपने साथ बिठाना. को-ऑप्ट वन और मोर, वन वहां मिसिंग है, वन लिख दो, वन और मोर एक्सपर्ट डायरेक्टर्स और एन एडिशनल डायरेक्टर. Such directors shall not exceed 1/5 of the total number of directors. Important point. ये जो अपन एक्सपर्ट या एडिशनल अपॉइंट करेंगे ये टोटल स्ट्रेंथ का 1/5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यानी अगर अपना टोटल स्ट्रेंथ 15 का है तो 3 उसके अंदर से जो है 3 out of 15 यानी 1/5 कैन बी these experts or additional directors. These additional directors have no right to vote in the election of the chairman, but he is eligible to be elected as a chairman if so provided by its articles. मजेदार चीज, वो वोटिंग नहीं कर सकता चेयरमैन के इलेक्शन में. बोर्ड का जो चेयरमैन बनता है ना तो उसके इलेक्शन में वो वोट नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद चेयरमैन बन सकता है. तो बाकी जो फार्मर डायरेक्टर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है फारूक हक, इसको चेयरमैन बनाया जाए. सो दे हैव ऑप्टेड मी एज अ को-ऑप्टेड डायरेक्टर एंड दे वांट टू मेक मी द चेयरमैन. तो क्या मैं बन सकता हूं? तो आंसर है यस, आई कैन बिकम. बट कैन आई वोट इन दिस इलेक्शन? द आंसर इज नो. Then expert director or additional director holds office for a period of not more than the time specified in the articles of association. तो articles of association जो है ये इनका tenure fix करेगा. तो देखो इस पे क्वेश्चन भी है दिया हुआ. मिस्टर जेड एन एक्सपर्ट इन मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एक्सपर्ट है देखो. अच्छा, एक्सपर्ट और एडिशनल नाम है मतलब उसका सेम ही. Expert in modern agriculture practices is willing to lend his services as a director of Messrs. Lord Krishna Cotton Producer Company Limited, registered under Section 581C of the Companies Act. Advise Mr. Z as to how he can be appointed as a director.
हाउ ही कैन बी अपॉइंटेड, द बोर्ड कैन अपॉइंट हिम. तो फर्स्ट एडवाइस हम लिखेंगे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट यू एज एडिशनल और एक्सपर्ट डायरेक्टर. आगे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दैट कैन बी सो अपॉइंटेड 1/5 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. टेन्योर फिक्स्ड बाय आर्टिकल्स. Time limit within which the appointment should be made, no such time is prescribed. And the co-option of directors, तो co-option यानी उसको co-opted मानेंगे. And the voting power of such co-opted directors, no, they don't have voting rights, but they can be elected as chairman. They don't have voting right on election of chairman, but they can be elected as chairman. लेकिन बाकी कोई भी रेजोल्यूशन है उस पर उनको वोटिंग राइट्स रहेंगे. सिर्फ चेयरमैन के इलेक्शन में उनको वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे. तो ये सब पॉइंट आपको लिख देना है. One-fifth and all these points are given there. Then vacation of office by directors, 581Q. तो इसमें लिखा है द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी शैल बिकम वेकेंट इफ ही इज कॉन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 6 months. अब ये अपन ने जो नॉर्मल कंपनीज एक्ट देखा उसके अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स देखा 164, 167. तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि पुराने कंपनी लॉ और नए कंपनी लॉ में कुछ कुछ डिफरेंसेस थे. पुराने कंपनी लॉ में मॉरल टर्पिट्यूड दिया होता था, कॉन्विक्टेड फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड. नए कंपनी लॉ में ऐसा नहीं है, फॉर एनी ऑफेंस दिया है. लेकिन ये क्योंकि अपन पुराना कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं इसलिए यहां पे वर्ड है मॉरल टर्पिट्यूड. तो यहां जो कॉन्विक्शन दिया है वो मॉरल टर्पिट्यूड के लिए होना चाहिए, यानी कि इमोरल क्राइम्स जो होते हैं जिसमें आता है मर्डर, रेप एंड मोलेस्टेशन एंड थेफ्ट एंड बर्गलरी एंड ऑल दीज थिंग्स. जो इमोरल क्राइम्स है वो इसमें आते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड ऑल दीज थिंग्स. लेकिन सिविल क्राइम्स इसमें नहीं आते. तो अगर कोई सिविल मैटर में पकड़ा गया और उसको जेल भी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डायरेक्टर बन सकता है. तो सिविल मैटर्स इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स है, मॉरल टर्पिट्यूड वाले. तो ये क्योंकि पुराना कंपनी लॉ इसलिए ऐसा है. लेकिन नॉर्मल कंपनीज में अपन नया कंपनी लॉ लगा रहे 2013 का, तो वहां पर अभी चेंज क्या है, ऑल कॉन्विक्शंस विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और मोर, चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो. तो इस डिफरेंस दिमाग में रखना है, तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे. नॉर्मल डायरेक्टर का क्वेश्चन आया तो एनी मैटर लिखोगे, प्रोड्यूसर कंपनी का क्वेश्चन आया तो मॉरल टर्पिट्यूड. याद रहेगा? वेरी गुड. तो मॉरल टर्पिट्यूड का अंडरलाइन करो. Then producer company in which he is a director has made a default in repayment of any advance or loan taken from any company or institution or any other person, and such default continues for 90 days. यानी हमने लोन्स या एडवांसेस लिए थे बिजनेस करने के लिए और उसका ड्यू डेट आ गया है और ड्यू डेट पे हमने उसको रीपेमेंट नहीं किया और 90 डेज निकल गए तो फिर अपन क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई. तो हमें ऑफिस छोड़ना पड़ेगा. Then he has made a default in repayment of any advances or loans taken from the producer company in which he is a director. अब ये उसका पर्सनल लोन, जिस प्रोड्यूसर कंपनी में हम डायरेक्टर है उसी से हमने कोई लोन लिया और हमने अपनी प्रोड्यूसर कंपनी को रीपेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, तो अपन डायरेक्टरशिप से निकाल दिए जाएंगे. Then the producer company in which he is a director has not filed annual accounts and annual returns for a continuous 3 financial years. ये तो नॉर्मल कंपनी में भी सेम है. और has failed to repay, यानी यहाँ कौन है, कंपनी has failed to repay. Company has failed to repay its deposits or withheld price or patronage bonus or interest due on the due date or pay dividend, and such failure continues for 1 year or more. तो डिपॉजिट्स है, विथहेल्ड प्राइस जो अपने को बाद में देना पड़ता है, पैट्रनेज बोनस या फिर इंटरेस्ट देयर ऑन ड्यू डेट अगर हमने पे नहीं किया, या फिर डिविडेंड जो लिमिटेड रिटर्न हमको देना पड़ता है, लिमिटेड रिटर्न वो हमने नहीं दिया और 1 साल तक ये ड्यू रहा, तो फिर जितने भी डायरेक्टर्स है वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई.
या फिर डिफॉल्ट इन होल्डिंग इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन द प्रोड्यूसर कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर। इस साल की एजीएम में 5 डायरेक्टर रिटायर होने वाले थे आर्टिकल्स के हिसाब से, और उन्होंने मीटिंग ही नहीं करवाई, इलेक्शन ही नहीं करवाया, रेजोल्यूशन ही पास नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि रेजोल्यूशन फेल होगा। सो दे डिडंट पुट द रेजोल्यूशन टू वोट। तो ये 5 जो डायरेक्टर है वो रिटायर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और बल्कि जितने भी डायरेक्टर्स है सब खत्म हो जाएंगे, ऑल विल बिकम डिस्क्वालीफाइड। देन फेल टू कॉल जनरल मीटिंग ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर। जो जनरल मीटिंग्स है वो अगर आप कॉल नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसको 2 बार पढ़ के रखने का है अच्छे से। देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड। तो इसमें नॉर्मली रहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल गेट पावर फ्रॉम द कंपनीज एक्ट एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। The board shall be entitled to exercise all such powers and to do all such acts and things as the company is entitled to do. General power कहते हैं इसको। Power of the board is exercised by passing board resolutions. कैसे exercise करना है? board resolution pass करके। And following are the powers of the board: determination of dividend payable, determination of the quantum of withheld price and recommend patronage bonus. पैट्रनेज बोनस कितना देना है वो डिसाइड करेंगे, और विथहेल्ड प्राइस कितना रखना है, कितना पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कितना विथहेल्ड करके रखना है, ये भी वो डिसाइड करेंगे। देन एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स। कोई नया फार्मर आ गया है हमारे इलाके में और वो भी ऐड होना चाहता है, तो उसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा ये बोर्ड डिसाइड करेगा। देन टू फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड अप्रूव फाइनेंशियल प्लान्स। कंपनी की पॉलिसी डिसाइड करना। देन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे सेक्शन में आएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपन अपॉइंट करेंगे और उसके ऑफिसर्स जो है बाकी अपने वो सब अपॉइंट करेंगे। देन टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये तो ऑर्डिनरी पावर है। देन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस एंड लोन और एडवांस टू एनी मेंबर और हिज रिलेटिव इन कनेक्शन विद द बिजनेस। ऑफ प्रिंट हुआ है उसको और कर दो, मेंबर और हिज रिलेटिव को लोन वगैरह देना। एंड बोर्ड कैन फंक्शन थ्रू इट्स कमिटीज और सब कमिटीज। पूरा बोर्ड एक साथ तो बैठ नहीं सकता हर बार, तो अपन कमिटीज बना देंगे, फाइनेंस कमिटी, प्रोडक्शन कमिटी, ये वो, और उनको पावर्स डेलीगेट करेंगे। देन मैटर्स टू बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग, यानी ये जो मैटर्स है ये बोर्ड मीटिंग में डिसाइड नहीं हो सकते, इनके लिए जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। तो क्या क्या मैटर्स है? अप्रूवल ऑफ बजट एंड अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, नॉर्मल चीज है, अकाउंट्स जो है वो तो जनरल मीटिंग में अडॉप्ट होते हैं। बोर्ड क्या करता है कि अकाउंट्स को पहले अप्रूव करता है, फिर वो जाता है जनरल मीटिंग में, और जो अडॉप्शन है, अडॉप्शन यानी वो फाइनल कब होते हैं? जब जनरल मीटिंग उसको अडॉप्ट करता है। देन अप्रूवल ऑफ पैट्रनेज बोनस। पैट्रनेज बोनस प्रपोज कौन करेगा? बोर्ड, और अप्रूव कौन करेगा? जनरल मीटिंग। जैसे डिविडेंड होता है वैसे। देन इशू ऑफ बोनस शेयर्स। देन डिक्लेरेशन ऑफ लिमिटेड रिटर्न एंड डिसीजन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैट्रनेज। इसमें भी देखो बोर्ड में भी लिखा था ये, तो बोर्ड क्या करता है? प्रपोज कि कितना विथहेल्ड प्राइस होना चाहिए, कितना पैट्रनेज बोनस होना चाहिए, और जनरल मीटिंग क्या करता है? उसको अप्रूव करता है, डिक्लेयर करता है। Then specify the conditions and limits of loans that may be given by the board. ऊपर में देखा board has the power to give loans, लेकिन कितना? तो ये जनरल मीटिंग डिसाइड करेगा। And approval of any transaction of the nature as is to be reserved in the articles for approval by members. यानी कि आर्टिकल्स में हम प्रोविजंस बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये सारी चीजें जनरल मीटिंग में होनी चाहिए और बोर्ड मीटिंग में नहीं होनी चाहिए। तो छोटे छोटे सेक्शंस है बहुत सारे। फिर आता है लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो वहां बोला है कि व्हेन द डायरेक्टर्स वोट फॉर अ रेजोल्यूशन फॉर यानी इन फेवर और अप्रूव एनी बिजनेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल टू मेक गुड एनी लॉस और डैमेज suffered by the producer company. The liability will be joint and several. यानी अगर 5 डायरेक्टर्स ने मिलकर कुछ काम किया है जो कि वॉयलेशन है
तो उससे जो भी नुकसान कंपनी को होगा वो 5 डायरेक्टर्स को मिलके उसे चुकाना होगा। तो दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। जॉइंटली एंड सेवरली का मतलब तो आपको मालूम ही है, यानी कंपनी सबसे मिलाकर वसूल कर सकती है या किसी एक से भी कर सकती है। देन प्रोड्यूसर कंपनी हैज राइट टू रिकवर द फॉलोइंग: एनी प्रॉफिट made by director as a result of contravention as well as any loss incurred as a result of contravention। यानी डायरेक्टर्स ने जो पर्सनल बेनिफिट कमाया, 50 लाख रुपए कमा के बैठे हैं, वो भी वसूल करेंगे, और कंपनी को जो नुकसान हुआ है वो भी वसूल करेंगे। कंपनी का नुकसान और उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो भी रिकवर करेंगे। फिर एक सेक्शन है 5(1)(u), कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज फॉर असिस्टिंग द बोर्ड। कमिटी का काम क्या रहता है? नॉर्मल सेक्शन से ही, कोई भी बोर्ड तो बहुत बड़ा होता है, 15 डायरेक्टर्स है, 10-15। अब इतने सारे डायरेक्टर हर बार मिलेंगे और रेजोल्यूशन पास करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो जो डे टू डे वर्किंग को कंट्रोल करना रहता है उसके लिए हम छोटे छोटे कमिटीज बना देते हैं और उनको पावर्स डेलीगेट करते हैं। तो वो है कमिटीज बना सकते हैं। एंड बोर्ड cannot delegate any of its powers or assign the powers of chief executive to any committee। यानी जो सेक्शन में लिखा है कि ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में होना चाहिए, जहां भी अपन ये देखते ना, जहां भी सेक्शंस में लिखा है बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए, तो वो जो काम है वो हम कमेटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, वो बोर्ड को ही करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो डे टू डे वर्किंग के काम होते हैं, जहां पे सेक्शन ये नहीं कहता कि बोर्ड ने ही करना है, तो वो फिर कमेटी को डेलीगेट करते हैं अपन। देन विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द कमिटी, विद प्रीवियस अप्रूवल कमिटी में को-ऑप्ट सच नंबर ऑफ पर्सन्स एज दे थिंक फिट। तो सच नंबर ऑफ पर्सन्स का मतलब है कि जैसे हमने कमेटी बनाई, तो कमेटी में हमने 2 डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया, बोर्ड में से 2 लोगों को वहां अपॉइंट किया। अब वो 2 लोग अकेले तो काम नहीं करेंगे, तो वहां पे क्या करेंगे कि एडिशनल लोगों को को-ऑप्ट करेंगे, जो डायरेक्टर्स नहीं है उनको वहां पे को-ऑप्ट किया जाएगा। लेकिन विद अप्रूवल का मतलब है कि बोर्ड के अप्रूवल के साथ। तो कमिटी विल टेक अप्रूवल ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट को-ऑप्टेड मेंबर्स ऑन द कमिटीज। देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शैल बी अ मेंबर ऑफ ऑल कमिटीज। जो सीईओ है अपना, वो सारे कमिटीज का ऑटोमेटिक मेंबर रहेगा। Then committee functions under the general superintendent's direction and control of the board. Member of the committee shall be paid fee and allowance, sitting fees जिसको कहते हैं, कमेटी की मीटिंग्स को अटेंड करने का एक फीस उनको दिया जाएगा as determined by the board. And the minutes of the committee meeting must be placed before the next board meeting. बोर्ड मीटिंग में उसको रखने का है। Then meetings of the board and quorum, कितनी मीटिंग्स करेंगे देखो, तो वहां लिखा है कि बोर्ड मीटिंग शैल बी हेल्ड वंस इन एवरी 3 months, हर 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। एंड एटलीस्ट 4 मीटिंग्स शैल बी हेल्ड इन एवरी ईयर। हर 3 महीने में एक मीटिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली साल भर में 4 मीटिंग हो जाएगी। एंड नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग शुड बी गिवन इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग इन इंडिया एंड एट हिज यूजुअल एड्रेस इन इंडिया टू एवरी अदर डायरेक्टर। तो अदर डायरेक्टर का मतलब क्या है? यहाँ फॉरेन डायरेक्टर्स अगर है हमारे, जिनका इंडिया में कोई एड्रेस नहीं है, तो फिर उनको क्या करेंगे कि यूजुअल एड्रेस जो भी है इंडिया में, जो वो देकर गया है कंपनी को कि ये मेरा एड्रेस है इंडिया का, फलाना फलाना फ्लैट नंबर, तो यहाँ पे भेज देना नोटिस। उसके भाई का घर होगा, उसके दोस्त का घर होगा, वहां भेज देंगे उसको। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा कोई फॉरेन डायरेक्टर है जिसका इंडिया में कोई यूजुअल एड्रेस नहीं है, फिर उसको हम नोटिस नहीं देंगे। अगर उसका यूजुअल एड्रेस है तो उस पर भेज देंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं देंगे। और दूसरी बात कि जो इंडिया में डायरेक्टर्स हैं हमारे, उनको इस तरह से नोटिस देना है कि उनको मिले, सिर्फ उनके यूजुअल एड्रेस पे भेज करके काम नहीं चलेगा। तो यहां लिखा रहता है ना, नोटिस शुड बी गिवन इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर। गिवन इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर का मतलब है कि उनको पहुंचना चाहिए। जैसे कि हमारा डायरेक्टर है मिस्टर राम कुमार, उनका यूजुअल एड्रेस तो अलीबाग में है, लेकिन अभी वो रहते बॉम्बे में, तो उनको इस तरह से नोटिस देना है कि उनको मिले, यानी बॉम्बे में जहां पर भी है उनको ले जाकर सर्व करनी पड़ेंगी, उनको हाथ में देनी पड़ेंगी, ऐसा जरूरी है।
और जो इंडिया में नहीं है तो उनको कहां ले जाके देंगे? कोई स्विट्जरलैंड में बैठा है तो वहां ले जाके देंगे क्या उसको? नहीं, तो फिर उसके अलीबाग के एड्रेस पे, यूजुअल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा. Then chief executive shall give notice 7 days prior to the date of the meeting of the board. तो CEO का काम है नोटिस देना, और कितने दिन पहले? 7 दिन पहले. Then board meeting may be called at a shorter notice with reasons in writing. अर्जेंट में एक मीटिंग करनी है 2 दिन के अंदर, तो 7 दिन का तो टाइम नहीं है, तो कर सकते हैं, लेकिन उसके रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे CEO ने. Then quorum of the board meeting shall be 1/3 of the total strength subject to minimum of 3. 3 मिनिमम है, नॉर्मल कंपनी में 2 रहता है, यहाँ 3, 1/3 और 3. And directors and co-opted directors are paid fees and allowance for attending the board meeting as decided by the members in the general meeting. उनका जो सिटिंग फीस है वो मेंबर्स डिसाइड करेंगे as per the provisions of articles of association. ठीक है, तो फीस का मतलब होता है सिटिंग फीस, एंड अलाउंसेस का मतलब डेली अलाउंस. अगर 3 दिन बोर्ड मीटिंग है तो एक एक दिन का उनको अलाउंस दिया जाता है. वो कहाँ से आएंगे, रहेंगे, खाना पीना सब उनका खर्चा होगा ना, तो उसके लिए अलाउंस दिया जाता है, और बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए फीस दी जाती है. फिर आता है ये चीफ एग्जीक्यूटिव, जो CEO होता है प्रोड्यूसर कंपनी का. वो कौन होता है, कैसे अपॉइंट होता है, उसके फंक्शंस क्या है, वो अपन देखते हैं. ये सब थियोरेटिकल है, तो मैं ज्यादा अंदर में नहीं जा रहा. 1-2 क्वेश्चन आने वाले एंड प्योर थियोरी, तो आपको बेसिक पॉइंट्स जो है वो याद रखने के. एवरी प्रोड्यूसर कंपनी शैल अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव. ही इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड. The board determines the qualifications, experience, terms and conditions for appointment of the CEO, and he shall be an ex officio member of the board. Ex officio member, तो अपन ने ऊपर में देखा ना कि वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से नहीं है. ही इज नॉट अ डायरेक्टर, बट ही हैज अ राइट टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग एंड ऑल्सो द कमिटीज. तो इसलिए उसको अपन एक्स ऑफिशियो कहते हैं. एक्स ऑफिशियो यानी कि जो डायरेक्टर नहीं है, बट ही ऑल्सो हैज अ राइट टू अटेंड the board meetings. तो he is extra officio. तो ex facto या ex officio member उसको कहते हैं. ex officio भी लिख दो वहां, ex officio member. Then he shall not be liable to retire by rotation. वो रिटायर नहीं होता, क्योंकि वो एम्प्लॉई होता है. उसको 20 साल के लिए अपॉइंट किया तो 20 साल तक चलेगा, या अप टू द एज ऑफ 60, तो 60 साल का जब तक नहीं होगा तब तक चलेगा. He shall manage the affairs of the producer company under the general superintendence, direction and control of the board. Means he is answerable to the board of directors. फिर उसके powers and functions है, इस पे क्वेश्चन आता है. What are the powers and functions of chief executive? तो नॉर्मल तो वो ये डे टू डे अफेयर्स जो है उसको मैनेज करेगा. जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ना कंपनीज के अंदर, वैसे ही यही है CEO. फिर ऑपरेट बैंक अकाउंट्स और ऑथराइज एनी पर्सन सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द बोर्ड टू ऑपरेट द बैंक अकाउंट. उसके जूनियर ऑफिसर को अपॉइंट करेगा बैंक अकाउंट को साइन करने के लिए. देन सेफ कस्टडी ऑफ कैश एंड अदर एसेट्स ऑफ द कंपनी. देन साइन डॉक्यूमेंट्स एज मे बी ऑथराइज बाय द बोर्ड फॉर बिहाफ ऑफ द कंपनी. कंपनी के बिहाफ में डॉक्यूमेंट्स को साइन करेगा. बिल्स इशू करने के हैं, रिसीट्स इशू करने हैं, कोई एग्रीमेंट्स बनाने हैं, तो ये सब की साइनिंग अथॉरिटी उसको दी जाती है. देन मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स फॉर ऑडिट. ऑडिट के लिए पहले ये बनाएगा, फिर ऑडिट करवाएगा, फिर बोर्ड में रखेगा और फिर जनरल मीटिंग में रखा जाएगा. देन फर्निश मेंबर्स विद पीरियोडिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेशन एंड फंक्शंस ऑफ द कंपनी. जैसे EGM के साथ बोर्ड रिपोर्ट आता है ना, तो उसमें भी अपना पूरा लेटर लिखेगा कि क्या चल रहा है कंपनी के अंदर. CEO का एक रिपोर्ट रहेगा. देन रिक्रूट पर्सन्स एंड डेलीगेट पावर्स. एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का पावर है. एंड असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये उसके मेन काम है, फंक्शंस. फिर आता है सेक्रेटरी ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी. तो वहां लिखा है कि वेर एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी एक्सीज 5 crores इन ईच ऑफ द 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स. 3 साल में अगर अपना एवरेज कितना हो गया, 5 crores का टर्नओवर हो गया, तो अपने को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी CS को
अपॉइंट करना है. इट शैल हैव अ होल टाइम सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी शुड पोजेस द मेंबरशिप ऑफ ICSI, यानी वही CS जो होते हैं उनको अपॉइंट करने का है. If CS is not appointed, company and every officer of the company are liable for default. But defense is available if all reasonable steps were taken to ensure compliance or financial position of the company is weak. यानी अगर हम ये साबित कर दें कि हमने नोटिस तो दिया था पेपर में अपॉइंटमेंट का, वांटेड कंपनी सेक्रेटरीज, और बहुत सारे इंटरव्यू भी लिए, लेकिन कोई अच्छा बंदा मिला ही नहीं, इसलिए हमने अपॉइंट नहीं किया. यानी कोशिश जारी है तो फिर फाइन नहीं लगती. या फिर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब है कि हम अपॉइंट कर ही नहीं पाएंगे. कोई भी CS 20-25 हजार रुपए तो लेंगे ना मंथ का मिनिमम, उससे कम में कौन काम करेंगे. सो जो भी आते हैं इंटरव्यू के लिए सब 25 हजार का डिमांड कर रहे हैं मिनिमम, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब है कि हम उनको 1000 रुपए से ऊपर नहीं दे पाएंगे, तो कैसे मिलेगा कंपनी सेक्रेटरी, है ना. तो फिर डायरेक्टर्स को सजा नहीं होती. अदरवाइज इफ यू डोंट अपॉइंट अ CS इन दिस सिचुएशन देन यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट. अब आप कहेंगे सर इतना टर्नओवर तो जा रहा है, टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर गया तभी तो अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी है ना. लेकिन वो टर्नओवर बोला है ना, उस पर प्रॉफिट थोड़ी बोला है. हो सकता है टर्नओवर हमारा 7 करोड़ हो लेकिन प्रॉफिट 0 हो, बल्कि लॉस में हो अपन, ऐसा. फिर दिया है कोरम, यहां ऊपर में लिख दो कोरम फॉर जनरल मीटिंग. ये GM का है, बोर्ड का नहीं है. तो जनरल मीटिंग में 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स विल बी द कोरम एट जनरल मीटिंग्स. यानी हमारी कंपनी के अगर 100 मेंबर्स है तो उसमें से 25 लोग कम से कम आने चाहिए, 1/4. फिर मेंबरशिप एंड वोटिंग राइट्स दिया है. एन इंडिविजुअल मेंबर हु इज अ प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूट कैन बिकम मेंबर्स ऑफ द प्रोड्यूसर कंपनी. ये तो हमने पहले भी देखा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, लास्ट लेक्चर में. Then persons who is having interest in conflict with business of the company cannot become a member. ये भी हमने देखा था. Then if member acquires business interest in conflict later on, he ceases to be a member. ये भी देखा था हमने लास्ट लेक्चर में. And articles may prescribe the conditions under which and subject to which a person shall become or cease to be a member. तो articles में अपन सारे conditions डाल सकते हैं, membership के qualifications and disqualifications. तो ये तो हमने कल ही देखा था, आई मीन से लास्ट लेक्चर में. फिर आता है जनरल मीटिंग, AGM वगैरह कैसे होती है वो देखो, ये भी सिंपल सेक्शन है. तो पहले AGM के बारे में बोला है. AGM शैल बी इन एडिशन टू एनी अदर जनरल मीटिंग. एनी अंडर नहीं होना चाहिए, एनी अदर, OTHER, एनी अदर जनरल मीटिंग. यानी एनी अदर का मतलब है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होती है और AGM भी होती है. Then apart from the ordinary business given under section 173, 4 जो ordinary business होते हैं, declaration of dividend, adoption of accounts, reappointment of retiring directors and appointment of auditors. तो उसको 4 को अपन ordinary business कहते हैं. यहाँ लिखा है कि वो तो यहाँ पर भी होंगे, जो normal companies में 4 होते हैं तो वो तो यहाँ पर भी होंगे. उसके अलावा भी कुछ matters है जिनको आपको डील करने का है. तो वो कौन से matters है देखो. The following shall also be considered as ordinary business of producer company. यानी इन सबको भी हम ordinary business मानेंगे apart from these 4. यानी कि ये सभी को अपने को annual general meeting में पास करने का है. All these matters have to be discussed and passed in the annual general meeting. तो क्या क्या है देखो. Approval of budget and adoption of annual accounts, approval of patronage bonus, bonus shares, declaration of limited return and distribution of patronage, यानी वही patronage bonus. Then specify the conditions and limits of loans that may be given by the board to any director and to any director को underline कर लो. And approval of any transaction of the nature which is reserved in the articles for the approval by members. तो ये सारे को भी अपन क्या मानेंगे, ऑर्डिनरी. फिर AGM कब कब होल्ड करना है देखो. फर्स्ट AGM शुड बी हेल्ड विद इन 90 डेज. ये तो हमने वही देखा था, 90 डेज में फर्स्ट AGM होगी जिसके अंदर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन.
and for subsequent year one AGM in each year and not more than 15 months difference between the two consecutive AGMs, जो नॉर्मल कंपनीज में होता है वैसे ही. An ROC may for special reason permit extension of time for not more than 3 months. ROC 3 महीने तक का एक्सटेंशन दे सकता है. तो अपन कैसे करेंगे? अगर हमने 2014 में प्रोड्यूसर कंपनी बनाई, इनकॉर्पोरेट की, तो इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? मान लो कि 15 जनवरी 2014 को हुआ. तो 15 जनवरी 2014 से 90 डेज के अंदर 2014 का जो ईजीएम है वो हो जाना चाहिए. फिर अगला आएगा 2015 का ईजीएम. तो मान लो कि यहां हमने ईजीएम होल्ड किया 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल ऑफ 14. तो अब यहां से 15 महीने में 2015 का ईजीएम होना चाहिए. 15 मंथ्स के गैप के अंदर होना चाहिए. और उससे ज्यादा अगर करना है तो 3 महीने तक का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है फ्रॉम ROC. Then time for converting नहीं होना चाहिए, conducting first AGM shall not be extended. First AGM का जो 90 डेज का टाइम है उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिल सकता, सिर्फ सब्सिक्वेंट में एक्सटेंशन मिल सकता है. Then notice shall be given in writing at least 14 days in advance. नोटिस, अच्छा है 14 डेज को भी अनलाइन करो. नॉर्मल कंपनीज में टाइम कितना होता है? 21 डेज होता है, याद है? 21 डेज क्लियर नोटिस फॉर एनुअल जनरल मीटिंग्स. यहाँ पे 14 डेज, तो एक डिफरेंस है. तो 21 लिखो, उसको काट के रखो. Then notice must contain time, date and place of the meeting. It must send to each member and auditor of the company. And notice shall be accompanied with the agenda of the AGM and the minutes of the previous AGM or EGM. The names of candidates for election, if any, to the office of director. डायरेक्टर के लिए कितने लोग खड़े हुए इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, उन सब के नाम वगैरह देंगे अपन. Including statement of qualifications in respect of each candidate. Then the audited balance sheet and P&L account of the producer company and its subsidiary, if any, together with the report of the board of directors report रहेगा, annual accounts रहेंगे, और हमारी subsidiaries है तो उनके भी annual accounts रहेंगे. With respect to state of affairs of the company, the amount proposed to be carried to reserves, the amount to be paid as limited return, the amount proposed to be disbursed as patronage bonus, and material changes and commitments, if any, affecting the financial position which have occurred between the date of the balance sheet and the date of this meeting. बैलेंस शीट डेट के बाद जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन अगर कुछ है तो वो भी अपन डिस्क्लोज करेंगे. Then any other matter of importance relating to energy conservation, environmental protection, expenditure or earnings in foreign exchange, ये सब नॉर्मल है, ये सब अपन ने वहां भी पढ़ा, नॉर्मल जो आता है बोर्ड रिपोर्ट के अंदर. And any other matter which is required to be or may be specified by the board. The general meeting shall be called during business hours on a day which is not a public holiday. And it should be called at the registered office or some other place within the city, town or village in which the registered office is situated. All normal points. तो ये तो हो गया AGM, Annual General Meeting. अब देखते हैं Extraordinary Meetings, कब और कहां होगी. तो वहां लिखा है कि बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू कॉल अ जनरल मीटिंग इफ अ रिक्विजिशन इज मेड टू द कंपनी बाय एटलीस्ट 1/3 ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट. अगर 1/3 मेंबर्स आके कहते हैं कि हमें एक मीटिंग करवानी है तो फिर बोर्ड को वो मीटिंग बुलानी पड़ेगी. Requisition shall be duly signed by the requisitionists and it shall also set out the matters for consideration for the extraordinary general meeting. तो जो भी मैटर है, जैसे कि डायरेक्टर को भगाना है, उसको रिमूव करना है, या कोई भी प्रपोजल है, एनी काइंड ऑफ डिस्कशन टू बी डन एंड रेजोल्यूशन इज टू बी पास, तो ये मैटर्स कौन से हैं वो लिख करके बोर्ड को दिए जाएंगे और फिर बोर्ड मीटिंग कॉल करेगा. तो कितने लोगों ने आना चाहिए? 1/3 ऑफ द मेंबर्स. अगर हमारे 100 लोग हैं तो एटलीस्ट 34 लोग आके डिमांड करने चाहिए, 1/3. Then provisions of section 169 to 186 of the Companies Act are equally applicable to such meeting. तो ये Companies Act पुराना है,
इसके जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन 2013 के है वो लगेंगे। तो उसमें कोरम हो गया, प्रॉक्सीज हो गए, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग हो गया, तो वो सब जो नॉर्मल सेक्शन है वो सब लगेंगे, एक्सेप्ट विद अ फ्यू डिफरेंसेस, तो वो नीचे दिए है। द कोरम ऑफ दिस जनरल मीटिंग शैल बी 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, यहां 1/4 रहता है। एंड आर्टिकल्स कैन प्रोवाइड फॉर अ लार्जर कोरम। नॉर्मल कंपनी में क्या रहता है, इट डिपेंड्स ऑन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, तो वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं है कोरम का रूल। कोरम के लिए यहां पे है 1/4, 100 में से 25 लोग आने चाहिए। Then proceedings of every annual general meeting along with the director's report, the audited balance sheet and the P&L account shall be filed with the registrar within 60 days of the meeting. ये तो simple point है। And in case of producer institution is a member of the company, it shall be represented by its chairman or chief executive. यानी हमारी मीटिंग में कौन आएगा, हमारा मेंबर अगर एक और प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन है तो वहां से कौन आएगा, उनका चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारी मीटिंग अटेंड करेंगे। एंड ईच मेंबर शैल हैव 1 वोट, ये भी हमने कल के लेक्चर में देखा था, ईच मेंबर विल हैव 1 वोट। एंड इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स द चेयरमैन हैज अ कास्टिंग वोट, चेयरमैन को अलग से एक वोट रहता है जिसको कहते हैं हम कास्टिंग वोट, जो वो फेवर में डाल के रेजोल्यूशन को पास डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन सच कास्टिंग वोट शैल नॉट बी अवेलेबल इन द केस ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरमैन हिमसेल्फ। अगर चेयरमैन के इलेक्शन का ही रेजोल्यूशन है तो वहां पे कास्टिंग वोट नहीं रहता, बाकी सब केस में रहता है। तो ऐसे मीटिंग्स के कुछ सिंपल पॉइंट्स है, और लास्ट में कैपिटल के भी कुछ सिंपल पॉइंट्स है। ये बहुत बिल्कुल थियोरेटिकल है। शेयर कैपिटल शैल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली। The shares held by member in producer company shall as far as may be in proportion to the patronage of that company, so far as may be, compulsion नहीं है, लेकिन हो सके तो patronage के रेशियो में होने चाहिए। Patronage means the use of services, ये तो अपने देखा ही था, patronage सबको मालूम है। Then transferability of shares, the shares of the producer company shall be transferable with prior approval of the board, क्योंकि private company है तो private company में restriction होता है on transfer of shares। Any member may transfer his shares and any special rights to any other active member with the prior approval of the board. Member should appoint nominee within 3 months of his becoming a member. फिर ये भी एक पॉइंट है, हर मेंबर को एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है कि उसके मर जाने के बाद उसके शेयर्स किसके नाम से रजिस्टर होंगे। If the nominee is a producer, he shall be entitled to all rights and the board shall transfer shares to him. If the nominee is not a producer, the board shall direct the surrender of shares together with special rights to the producer company at par value or such other value as may be determined by the board. अब ये दोनों पॉइंट क्या है, देखो बहुत सिंपल है। एक फार्मर था, मिस्टर नागास्वामी करके फार्मर था, तो वो तो मेंबर था। अब उसने क्या किया कि नॉमिनी बनाया अपने बेटे को, मिस्टर चिरंजीवी। तो चिरंजीवी जो है वो है फिल्म एक्टर, वो खेत में प्रोडक्शन नहीं करते, वो उन्होंने खेती देखा भी नहीं, 20 साल से कभी आए भी नहीं खेत देखने, लेकिन वो नॉमिनी है शेयर्स के। अब ये नागास्वामी जो है वो मर गए, तो नॉमिनी चिरंजीवी, लेकिन वो खुद प्रोड्यूसर है क्या? नहीं, वो तो फिल्म एक्टर है, बिजनेसमैन है, सिटी में काम करते हैं, वो वहां फार्मर नहीं है। तो फिर उनको राइट है क्या, कैन ही बिकम अ मेंबर ऑफ दिस कंपनी? तो आंसर इज नो, ही कैन नॉट बिकम। तो फिर उसका क्या होगा, उसके शेयर सरेंडर करने होंगे और उसको पैसा दे दिया जाएगा, पार वैल्यू या जो भी वैल्यू बोर्ड डिटरमिन करता है। और अगर वो खुद प्रोड्यूसर है, बेटा भी प्रोड्यूसर है, तो फिर वो मेंबर बन जाएंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन सरेंडर ऑफ शेयर्स, बोर्ड कैन ऑर्डर फॉर सरेंडर ऑफ शेयर्स along with special rights if it is satisfied that any member has ceased to be a primary producer, है ना। तो अगर आप फार्मर थे और आप मेंबर भी थे, फिर आपने फार्मिंग छोड़ दिया, आपने अपना पूरा खेत बेच दिया, तो क्या आप बने रहेंगे मेंबर ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी? तो आंसर है नो, बोर्ड आपसे सरेंडर डिमांड करेगा। तो उसके लिए सेक्शन है सरेंडर। एनी मेंबर हु हैज सीज्ड टू बी अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, या फिर एनी मेंबर हैज फेल्ड टू रिटेन हिज क्वालिफिकेशंस टू बी अ मेंबर एज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में जो हमने क्वालिफिकेशन लिख के रखे हैं, अगर वो
नहीं रहे उसके पास, तो फिर उसको रिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि उसको अपने शेयर्स सरेंडर करने पड़ेंगे. Now, before taking any action, the member shall be served with a written notice and be given opportunity of being heard. Obviously, principles of natural justice लगाएंगे. फिर एक सेक्शन है स्पेशल यूजर राइट्स, स्पेशल राइट्स करके. तो मेंबरशिप के साथ आपको ये स्पेशल राइट्स भी मिलते हैं. क्या है स्पेशल राइट? देखो, स्पेशल राइट मीन्स एनी राइट रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ एडिशनल प्रोड्यूस or any other right relating to his produce as provided by the board. The active member producers may have special rights in articles if articles may provide. तो जो active members हैं उनको ही ये rights मिलेंगे, additional rights. And the producer company may issue appropriate instruments to them in respect of such special rights, and such instrument is transferable to any other active member after obtaining approval of the board. तो एडिशनल सप्लाई के लिए कुछ राइट्स दिए जाते हैं, क्योंकि आपने इतना काम किया, इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो फिर बोर्ड क्या करता है, आपको एडिशनल राइट्स असाइन करता है. तो वो असाइनमेंट के बाद फिर आपको राइट आ जाता है. देन यू कैन प्रोड्यूस मोर एंड सप्लाई मोर टू द कंपनी, या जो भी है राइट्स, फिर आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो टू अदर एक्टिव मेंबर्स. तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा. फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. The company shall maintain following books of accounts. All sums of money received and expended लिखा, expended करो, यानी कि क्या, receipt and payment account, cash book. Then all sales and purchases, तो sales register, purchase register maintain होगा. Assets and liability का register maintain होगा. And particulars relating to utilization of material, यानी stock records, वो भी maintain होंगे. Or labor and other items of cost. Then all books shall be kept at the registered office, and profit and loss account and balance sheet will also be prepared in accordance with 211 of the Companies Act 1956. All very simple points. फिर इंटरनल ऑडिट है, तो इंटरनल ऑडिट भी होगा बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसको सेक्शन 227 ऑफ कंपनीज एक्ट लगेगा. कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. रिपोर्ट ऑन बैलेंस शीट एंड ऑल. देन डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस. अगर हम डोनेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा फॉर गिविंग डोनेशन, विच मे बी गिवन टू एनी इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल, and donation can be given in the following purposes only: for promoting the social and economic welfare of the members or producers or general public, या for promoting the mutual assistance principles. यानी जैसे गांव में बच्चे अच्छे पास हुए, उनका रिजल्ट आया 10th का, तो उनको हम मेरिटोरियस स्कॉलरशिप करके डोनेशन दे सकते हैं बच्चों को आगे पढ़ने के लिए. ऐसा हो सकता है जो अपने काम के लिए हो. ऐसा नहीं कि किसी पॉलिटिशियन को डोनेशन दिया, या है ना तो किसी गलत आदमी को डोनेशन दिया, ऐसा नहीं. प्रोड्यूसर लोगों को इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. देन एग्रीगेट डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शन शैल नॉट एक्सीड 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. यानी लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपना 10 लाख का हुआ था, तो इस साल अपन उसका 3%, यानी सिर्फ 3,000 रुपए तक का डोनेशन दे सकते हैं. And no donations can be given for political purposes. बताई मैंने आपको. तो लोकल अपने गांव का जो पॉलिटिशियन है उसको अपन कोई डोनेशन नहीं दे सकते. फिर आता है लोन टू मेंबर्स. द बोर्ड में प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर्स बाय क्रेडिट फैसिलिटी. ये हमने कल के लेक्चर में भी देखा था. क्रेडिट फैसिलिटी अपन उसको दे सकते हैं फॉर डूइंग द बिजनेस. जैसे अनाज परचेज करके लाना है, बीज परचेज करके लाने हैं बोने के लिए, तो ये सब के लिए अपन उनको क्रेडिट फैसिलिटी देंगे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months. ये शॉर्ट टर्म रहता है ना. वर्किंग कैपिटल लोन इज अ शॉर्ट टर्म लोन, या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. घर बनाने के लिए, खेत परचेज करने के लिए, खेत में पंप लगाने के लिए, तो ये सब लॉन्ग टर्म लोन्स भी रहते हैं, वो दिए जा सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months to 7 years तक का लोन रह सकता है.
आगे लिखा है हाउएवर लोन और एडवांस टू एनी डायरेक्टर और हिज रिलेटिव शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। ये हमने पहले भी देखा भी। उसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज 581ZL, उसको देखते अपन। बहुत सिंपल है, प्रोड्यूसर कंपनी में मेक इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यूनिट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स or cooperative or scheduled bank or any other authorized mode। तो पहले तो सिक्योरिटीज परचेज कर सकती है, फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकती है, यूनिट्स यानी कि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कोऑपरेटिव शेड्यूल्ड बैंक या अदर ऑथोराइज मोड। सेकेंड में लिखा है इट में एक्वायर शेयर्स ऑफ अनदर प्रोड्यूसर कंपनी फॉर प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी अपनी प्रोड्यूसर कंपनी किसी और प्रोड्यूसर कंपनी के शेयर्स ले सकती है, खरीद सकती है। देन इट में एग्री टू फॉर्म जॉइंट वेंचर और बॉडी कॉर्पोरेट फॉर प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। जॉइंट वेंचर में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी पास फॉर सच इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली इसको रटने का है, 6-7 पॉइंट्स है, ठीक है। Then it may itself or together with its subsidiary may invest, subscribe, purchase or otherwise acquire shares of non-producer companies up to 30% of its paid up share capital and free reserves. For investing in excess of 30%, special resolution and prior approval of central government shall be required. यानी प्रोड्यूसर कंपनी में तो इन्वेस्ट कर ही सकती है, देखो यहाँ इट में एक्वायर शेयर्स ऑफ अनदर प्रोड्यूसर कंपनी, तो वो तो कर सकते हैं। और अगर नॉन प्रोड्यूसर कंपनी के शेयर्स अपने को खरीदना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि 30% का लिमिट, अप टू 30% ऑफ आवर पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स वी कैन इन्वेस्ट। और अगर उससे ज्यादा करना है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगेगा। दो चीज लगेंगी, 30% के ऊपर जाना है तो दो चीज। Then all investment shall be consistent with its objects, obviously, and its board with previous approval of members through a special resolution dispose of any investment. स्पेशल रेजोल्यूशन लेकर के डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ऑल सिंपल पॉइंट्स। और उसके बाद रजिस्टर रखना है, इन्वेस्टमेंट जितने भी किए सबका एक रजिस्टर मेंटेन करना है। तो प्रोड्यूसर कंपनी शुड मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट शोइंग द नेम्स, नंबर ऑफ शेयर्स, डेट ऑफ एक्विजिशन, मैनर एंड प्राइस एट विच इन्वेस्टमेंट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, कितने में खरीदा कितने में बेचा, पूरा इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड जैसे रहता है अकाउंट्स में अपन पढ़ते हैं, वो उनको पूरा मेंटेन करना है। रजिस्टर शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर, and members may also take extracts from the register. Extracts यानी कि कोई कॉपी करके भी लेके जा सकता है, सिंपल। फिर एक पॉइंट है जनरल रिजर्व का, तो उसमें लिखा है प्रोड्यूसर कंपनी शैल मेंटेन इन एडिशन टू रिजर्व स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स अ जनरल रिजर्व। इन आर्टिकल्स में अगर कोई रिजर्व है तो वो तो बनाएंगे, उसके अलावा एक जनरल रिजर्व भी बनाएंगे। And in case of insufficiency of funds to maintain any reserve specified in articles in financial year, the contribution to the reserve shall be shared by the members in proportion to their patronage. फिर आता है बोनस शेयर्स 581ZJ. Producer company may upon recommendation of the board and after passing an ordinary resolution in its general meeting, बोनस शेयर्स देने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, नो स्पेशल रेजोल्यूशन, सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और रिकमेंडेशन किसने देना चाहिए? बोर्ड ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोनस शेयर्स शैल बी इशूड बाय कैपिटलाइजिंग द अमाउंट्स फ्रॉम जनरल रिजर्व, ऑब्वियसली। बोनस शेयर्स शैल बी इशूड टू द मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पैट्रोनेज ऑन द डेट ऑफ सच इशू, ऑब्वियसली। नॉर्मल कंपनीज में क्या होता है? इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग होता है, लेकिन यहां पर क्या है? इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पैट्रोनेज, अंडरलाइन कर दो, इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पैट्रोनेज होना चाहिए। An issue of bonus shares shall be the ordinary business at annual general meeting.
इसको यहाँ पे अपन ऑर्डिनरी बिजनेस कहेंगे, ठीक है, सिंपल पॉइंट्स। फिर एक पॉइंट है अमालगमेशन, मर्जर, डिवीजन, यानी डीमर्जर वगैरह, तो वो भी कर सकते हैं। इस पे ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वगैरह सब होगा, या फिर डिवीजन यानी डीमर्जर भी हो सकता है, या 2 or more producer companies can come together and amalgamate और merge, amalgamation mergers भी हो सकते हैं with 2/3 majority resolution, उसका नोटिस जाएगा, उसमें सब डिटेल्स लिखे रहेंगे। तो वो सब नॉर्मल एक एक बार पढ़ने गए, कुछ खास काम के पॉइंट्स फिर ये नहीं है। फिर रेजोल्यूशन में क्या क्या लिखा रहेगा, इफेक्ट ऑफ अमालगमेशन मर्जर, प्री एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज कंटिन्यू रहेंगे विद अ न्यू नेम, वो एक बार उसको पूरा पढ़ना है। फिर डिस्प्यूट का एक पॉइंट दिया है, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी और द मेंबर्स, former members, nominees of the deceased members, directors, office bearers or liquidator shall be settled by arbitration, यानी आपको कोर्ट में नहीं जाना, क्या आर्बिट्रेशन से सेटलमेंट होगा सारे प्रॉब्लम्स। देन स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, अगर प्रोड्यूसर कंपनी ने 1 साल के अंदर अपना बिजनेस कमेंस नहीं किया, या बिजनेस कमेंस किया था फिर वो बंद हो गया और 1 साल गुजर गया वापस चालू नहीं किया, तो फिर उसका नाम जो है वो अपन कंपनी के रजिस्टर से हटा देंगे। आफ्टर हियरिंग दी कंपनी, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। फिर एक दिया पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट, इसको तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जनरल वो रहते हैं। और एक डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है लास्ट में, प्रोड्यूसर कंपनी एंड नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज, ये भी एक बार आपको पढ़ना है। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको समझाया था, अलग अलग डिफरेंसेस क्या क्या है। एंड अनदर डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव एंड प्रोड्यूसर कंपनी, वो भी एक बार पढ़ना है, कोई खास काम का नहीं है। और फिर उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं एंड प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चंस, तो उसको एक बार पढ़ के आप रख देंगे। तो ये चैप्टर है 4 to 8 मार्क्स आते हैं, तो 4 मार्क का तो कंपलसरी करना ही है। एक आध क्वेश्चन आप चॉइस वाले क्वेश्चन में छोड़ भी सकते हो, बट 4 मार्क्स तो करना ही है। और अगर दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो फिर 8 मार्क्स का होता है। तो फेयरली आई वुड से सिंपल चैप्टर, उसमें समझने का कम था और रीड करके याद रखने का ज्यादा है। तो इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे आप सारे सेक्शंस, और नॉर्मली थियरी क्वेश्चन इस पे आएंगे।